आज हम हिंदी की जो किताब है क्षितिज, उसका पहला पाठ दो बैलों की कथा पढ़ेंगे। और ये कथा के कथाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी के बारे में कल मैंने आपको पढ़ाया था, होमवर्क भी दिया था। और आज मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई इस कथा को हम लोग पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। बहुत सारे जानवर हैं ना, जंगली जानवर, पालतू जानवर। उन सभी जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन, बेवकूफ, बुर्बक किसको समझा जाता है? गधे को। वही मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं कि जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। क्या कहा कि जितने भी जानवर हैं, पालतू जानवर, जंगली जानवर, उन सभी जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन, सबसे ज्यादा बुर्बक, सबसे ज्यादा बेवकूफ, बिना दिमाग का जो जानवर समझा जाता है वो है गधा। और यही कारण है कि जब किसी को, किसी इंसान में भी बुद्धि की कमी दिखती है, किसी इंसान को लगता है कि सामने वाला कोई व्यक्ति बुद्धिहीन है, बेवकूफ है, बुर्बक है, कम जानकार है, तो उस इंसान को भी लोग क्या कह देते हैं? गधा। कहते हैं तू गधा है, अरे वो तो गधा है, यानी कि उसको कुछ नहीं आता, उसको कुछ नहीं मालूम है। जिस तरह से गधा बेवकूफ, उसी तरह से वो भी बेवकूफ। वही चर्चा यहां पर मुंशी प्रेमचंद कर रहे हैं। आगे लिखते हैं, गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। मतलब क्या गधा सचमुच बेवकूफ होता है, सचमुच बुद्धिहीन होता है, सचमुच बुर्बक होता है, सचमुच बिना दिमाग का या कम दिमाग का होता है, इसीलिए उसको बुर्बक समझा जाता है? या फिर गधा बहुत सीधा होता है, बहुत मेहनती होता है, इसलिए उसको बुर्बक या बेवकूफ या बिना दिमाग का बुद्धिहीन समझा जाता है? ऐसा अब ये दोनों में फैसला लेना बहुत ही मुश्किल है कि आखिर किस वजह से गधे को गधा यानी कि इतना बेवकूफ समझा जाता है। उसके सीधेपन के कारण या कि सचमुच उसके पास बुद्धि की कमी होती है उसके कारण। गाय सींग मारती हैं, ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सीनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक अस्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है।
सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों को अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन का आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते हैं। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। यहां मुंशी प्रेमचंद यह बताने की कोशिश करते हैं कि ऋषि मुनियों के, साधु महात्माओं के क्या गुण होते हैं। जो ऋषि मुनि साधु महात्मा होते हैं, महर्षि होते हैं, उनको सुख में देखिए, दुख में देखिए, किसी भी छोटी या बड़ी मुसीबत में, विपत्ति में उनको देखिए, या बड़ी से बड़ी खुशी के माहौल में देखिए, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। उनके चेहरे का भाव बिल्कुल नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसे ही दिखाई देते हैं। किसी चीज का असर उनके ऊपर नहीं पड़ता। जो कुछ भी उनको खाने के लिए मिल जाता है, वो उसी को खाकर अपना पेट भरते हैं और उसी से वो जिंदा भी रहते हैं। वो हर हालात में एक जैसे रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। कभी उनके पास असंतुष्टि नहीं आती, कभी वो किसी बात पर गुस्सा नहीं करते, क्रोध नहीं करते। ठीक ऐसा ही गुण गधों में भी है। गधों को, गधे को चाहे कोई कितना भी डांटता है, कितना भी मारता है, कितनी भी गाली देता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको जो कुछ भी खाने के लिए हरी घास या सूखी घास ही डाल दे, वो उसमें ही संतुष्ट रहता है। कभी असंतोष नहीं व्यक्त करता, कभी उससे क्रोध नहीं आता, कभी गुस्सा नहीं आता, कभी किसी को वो मारता नहीं है। जबकि बाकी जानवर तो गुस्सा दिखाते हैं, कुत्ते भी गुस्सा दिखाते हैं, भौंकने लगते हैं जोर जोर से, कभी कभी तो काट भी लेते हैं लोगों को। गाय होती है वो भी सिंग मार देती है कई बात पर लोगों को, लेकिन ऐसा कभी गधा नहीं करता। यानी कि जितने सारे गुण ऋषि मुनियों में हैं, साधु महात्माओं में हैं, उतने ही सारे गुण गधों में भी है। इस हिसाब से गधे जानवरों के ऋषि मुनि हो गए, साधु महात्मा हो गए जानवरों में, लेकिन फिर भी उनके इससे अच्छे गुण के कारण, इन्हीं अच्छे गुणों के कारण, उनके इससे सीधेपन के कारण उनको बुद्धिहीन, बेवकूफ, बुर्बक, कम दिमाग का, बिना दिमाग का समझा जाता है। और यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। जिन इंसानों के पास ऐसे ही कुछ गुण होते हैं, जो इंसान ऐसे ही सीधे साधे होते हैं, उनमें कभी कोई असंतोष नहीं आता, वो हर हालात में संतुष्ट रहते हैं, हर हालात में एक समान रहते हैं, उनके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मेहनती होते हैं, गुस्सा नहीं करते, किसी को गाली नहीं देते, किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ऐसे ही लोगों को गधा बोला जाता है। और मुंशी प्रेमचंद उदाहरण भी दे रहे हैं। वो जिस समय कथा लिखे थे, उस समय आपको मैंने जब इनकी जीवनी बता रहा था, बताया था कि उस समय पूरी दुनिया में अंग्रेजों का साम्राज्य था।
ऐसा कहा जाता था कि उनके साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। हमारा देश भी उनका गुलाम था, हमारे यहाँ भी उन्हीं का शासन था, अफ्रीका में भी उन्हीं का शासन था। तो हमारे यहाँ के जो भारतीय लोग अफ्रीका में बसे हुए थे, अमेरिका में बसे हुए थे, उन सभी जगहों पर हमारे भारतीय लोगों की बड़ी ही दुर्दशा थी, जबकि वो भारतीय किसी का कोई नुकसान नहीं करते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, किसी की चार बातें सुनकर भी बर्दाश्त करते थे, जी तोड़ करके मेहनत करते थे, जबरदस्त मेहनत करते थे, कुछ समय के लिए, बुरे समय के लिए कुछ पैसे बचा कर रखते थे, शराब नहीं पीते थे, किसी तरह का कोई नशा नहीं करते थे। ऐसे ही भारतीय यूरोप में भी, अफ्रीका में भी और अमेरिका में भी बदनाम थे और उनको गधा समझा जाता था, उनको ही भला बुरा किया जाता, उनके साथ ही बदतमीजियाँ की जाती थी, उनके साथ ही हर जगह अन्याय किया जाता था। लेकिन एक और उदाहरण मुंशी प्रेमचंद देते हैं जापान के। जापान एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी उसने जो विजय हासिल की, चीन जैसे देश को हराया और भी कई सारे देशों को उसने मात दी, इसलिए चीन को जापान को सभ्य कहा जाने लगा, जापानियों को सभ्य कहा जाने लगा। अर्थात अगर आप ऋषि मुनियों जैसा व्यवहार रखते हैं, सीधे साधे रहते हैं, भोले भाले रखते हैं, हर माहौल में अपने आप को संतुष्ट रखते हैं, कभी आप किसी चीज़ से नाराज़गी नहीं दिखाते, गुस्सा नहीं दिखाते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, कोई मार काट नहीं करते, किसी को कोई आप भला बुरा नहीं कहते, आप सब कुछ बर्दाश्त करते, दूसरों की चार बातें बर्दाश्त करते, तो आपको गधा समझा जाएगा। लेकिन अगर आप भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते हैं तो आपको सभ्य कहा जाने लगेगा। ये बात मुंशी प्रेमचंद ने समझाने की कोशिश की है इस कथा में। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ इसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। यहां पर बछिया के ताऊ का अर्थ है बैल। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। यहां मुंशी प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि बैल भी गधा जैसा ही है, यानी कि गधा का भाई ही है, परंतु गधा का बड़ा भाई नहीं, गधा का जुड़वा भाई नहीं, गधा का छोटा भाई है। ऐसा इसलिए गधा जैसा क्यों है कि जिस तरह से गधे के अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता है, हर हाल में अपने आप को संतुष्ट रखने की क्षमता है, वैसे बैल भी हर हाल में अपने आप को संतुष्ट रखते हैं। वो जल्दी गुस्सा नहीं करते, जल्दी मारते नहीं, जल्दी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन कभी कभी उन्हें भी गुस्सा आ जाता है। बैल भी कभी कभी अड़ियल रुख अपना लेते हैं, बैल भी कभी कभी सींग मार देते हैं। इसलिए बैल को गधे का छोटा भाई कहा जाता है, बछिया का ताऊ कहा जाता है। झुरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं,
केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हालिया गाड़ी में जुत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। अब यहां चर्चा कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी कि झूरी काशी नाम का व्यक्ति है, उसके पास 2 बैल हैं। एक बैल का नाम हीरा है और दूसरे बैल का नाम मोती है। फिर मुंशी प्रेमचंद उन दोनों बैलों के बारे में विस्तार से बताते हैं कि दोनों बैल पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर थे, काम में बिल्कुल चौकस थे, डील में ऊंचे थे। वो साथ साथ रहते थे और काफ़ी लंबे समय से साथ रह रहे थे, इसलिए उन दोनों में दोस्ताना या भाईचारे का संबंध स्थापित हो गया था। साथ उठते थे, साथ बैठते थे, साथ खाते थे, साथ काम करते थे। हल में भी जुटते थे तो साथ, बैलगाड़ी में जुटते थे तो साथ, नाद पर बनते थे खाने के लिए तो साथ, नाद से उतरते थे तो साथ, सब काम साथ करते थे। खाते वक्त, जब नाद में खाते वक्त जब एक बैल नाद से मुंह फेर लेता था तो दूसरा बैल भी मुंह फेर लेता था। जब इनको हल में जोता जाता था तो कड़ी मेहनत से काम करते थे। गाड़ी में जोता जाता था बैलगाड़ी में, वहाँ भी ये काम करते थे और एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना थी। हर बैल यही चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा वजन उसके खुद की गर्दन पर हो और उसके साथी के गर्दन पर कम हो। एक दूसरे को चाटते थे, सूंघते थे और इसी से वो एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम जाहिर करते थे। हालांकि कभी कभी सिंग भी लड़ा लेते थे, लड़ने के विचार से नहीं, जैसे दोस्तों में होती है ना धक्का मुक्की या कुछ नोक-झोंक, उस तरह से यह भी दोस्ती में ऐसा आनंद के लिए, खुशी के लिए, एक दूसरे के प्रति अपना दोस्ती का या प्यार का भाव प्रकट करने के लिए ये कभी कभी सिंह लड़ा लिया करते थे। उनकी तो कोई भाषा नहीं है, मुक रहते थे, फिर भी एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते थे। शायद ऐसी शक्ति इंसानों के पास नहीं है कि चुप रहने के बावजूद भी, बिना कुछ बोले भी, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मनोभावों को समझ जाए और जान जाए। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सिंग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखे। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी
उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थे। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसे। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। तो एक बार की बात क्या हुई कि झूरी जिसके बैल थे उसने उन बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। झूरी का जो साला था उसका नाम था गया, वहीं आया था इन बैलों को लेने के लिए। लेकिन गया को उन दोनों बैलों को अपने घर ले जाने में बहुत अधिक मशक्कत करनी पड़ी, बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। क्योंकि जब उन बैलों को पीछे से हाँकता था तो बैल दाएं बाएं भागते थे। जब उनके पगों को पकड़कर आगे से खींचता था तो बैल पीछे की तरफ जोर लगाते थे। जब गया उन बैलों को मारता था तो बैल भी सिंग नीचे करके हुंकारते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि बैलों ने झूरी के घर को ही अपना घर मान लिया था, झूरी को ही अपना सब कुछ मान लिया था। झूरी से, झूरी के घर से, झूरी के परिवार के लोगों से उन बैलों को लगाव हो गया था और उसे ही वो सब कुछ मान रहे थे। वो वहीं जीना चाहते थे और वहीं वो मरना चाहते थे। और उनको ऐसा महसूस हुआ कि झूरी ने उन बैलों को बेच दिया। अगर उन बैलों के पास जुबान होती तो वो बैल झूरी से पूछते कि हमने तुम्हारी सेवा में कौन सी कमी कर दी, तुमको हमसे और काम चाहिए था तो और काम ले लेते, तुमने तो सूखा रूखा जो भी दिया वही हमने खाया, सिर झुका के खाया, तुमको अपना स्वामी माना, सब कुछ किया, तुमको हम सब अपना सब कुछ मानते हैं, फिर भी तुमने इस जालिम के हाथों हमको क्यों बेच दिया? हमसे कहाँ कमी हो गई? हमने क्या तुम्हारा बुरा कर दिया कि तुमने हमको बेच दिया? लेकिन उनके पास जुबान तो थी नहीं, इसलिए वो झूरी से ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते थे, लेकिन उनकी आंखें जरूर पूछ रही थी ऐसे सवाल। किसी भी तरह शाम तक गया उन बैलों को लेकर के अपने घर पहुंच गया। जब ये बैल वहां पहुंचे, नया घर, नए नाद, नए लोग, उनको किसी से कोई रुचि नहीं थी। उनको खाने के लिए दिया गया, वो नहीं खाए, सब कुछ उनको बेगाना सा लग रहा था। दोनों मुख भाषा में एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे, एक दूसरे को कनखियों से देख रहे थे और ऐसे ही भूखे सो गए।
लेकिन जब देर रात हो गई और गांव के और गया के घर के सारे लोग सो गए, उस वक्त दोनों बैलों ने एक जोर का झटका लगाया। तो इतना मजबूत पगा होने के बावजूद वो पगा टूट गया और फिर वो भाग करके झूरी के घर पहुंच गया। इसका पता तो झूरी को भी नहीं था, लेकिन जब सुबह झूरी की आंख खुली, वो बाहर निकला तो उसने देखा कि जहां चरनी है वहीं पर उसके दोनों बैल हीरा और मोती खड़े हैं। और विद्रोह और स्नेह दोनों ही भाव से हीरा और मोती झूरी को देख रहे हैं। इतने में गांव के कुछ बच्चे भी इकट्ठे हो गए थे। झूरी जाकर उन बैलों को गले लगाया, उनका चुंबन किया और गांव के वो बच्चे सब देख रहे थे। सबको लगा कि ये तो पशु वीर हैं, अकेले रात में ये भाग करके अपनी जगह आ गए हैं, इसलिए इनको कुछ ना कुछ अभिनंदन पत्र तो जरूर देना चाहिए। इसलिए कोई बच्चा अपने घर से रोटी लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी कुछ लाया और खिलाया और अपने अपने विचार व्यक्त करने लगे। एक बच्चे ने कहा, ऐसे बैल तो किसी के भी पास नहीं होंगे। दूसरे ने कहा, हाँ, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, ये दरअसल पिछले जन्म में आदमी थे, इस जन्म में ये बैल हो गए हैं। तो ये थे उन बैलों के प्रति गांव के उन बच्चों के विचार। इसके आगे क्या हुआ, ये कहानी हम आपको अगली क्लास में सुनाएंगे।